आवाज आ रही है। वंदे मातरम। जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है साथियों आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में और आपके अपनी एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु में। प्यारे साथियों, आवाज आ रही है सभी को। सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मुझे बता दें, सोनू पासवान, सचिन कुमार, सचिन रनर, शिल्पा, देवराज, अंजलि, वेलकम। सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आवाज क्लियर है, प्रॉपर आ रही है वॉइस। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत सुंदर। भानु, पूनम, रियाम गुप्ता, आज का जो चैप्टर है साथियों वो बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आप अलग अलग टीचर से अलग अलग कोचिंग सेंटर में आप पढ़ते हैं और आपको कथन और तर्क का जो चैप्टर है वो बड़े आसानी से समझ नहीं आता है। तो आप घबराइए मत, आज के बाद आपको एक भी % डाउट नहीं रहेगा। हम इसकी 1, 2, 3 जो भी क्लास लगाएंगे, आप सभी क्लासेस को रेगुलर देखिएगा, आपको 100% चीजों को समझ में आएगा। 100% चीजें समझ में आएंगी। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है उसको हम कहते हैं कथन और तर्क। कथन और तर्क। तो आज जो हमारी एप्लीकेशन की क्लास है वो 4 बजे नहीं हुई थी, वो हमारी जो क्लास है वो अब 8 बजे हो रही है। तो आप एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट भी आज यूट्यूब पर ही देख रहे हैं, वो नोटिफिकेशन आपके पास चला गया होगा। और आगे से आपकी जो क्लास है एप्लीकेशन की शाम को 4 बजे ही लगेगी कल से। आज 2-3 दिन से मैं कहीं बाहर था, घर पे नहीं था, इस कारण से आपकी जो क्लास है वो नहीं हो पाई थी। इसके लिए माफी चाहते हैं, आगे से आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसको हम अगर बात करें इंग्लिश में तो इसको कहते हैं हम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट। अच्छा दोस्तों, कथन और तर्क ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम लगते हैं हमें देखने में। अच्छा, जल्दबाजी करना मत, अगर भागने की जल्दी हो तो बिल्कुल भाग सकते हो। जिसको चीजों को समझना है वो रुक सकते हैं यहाँ पे, और जो केवल जल्दबाजी के लिए आए हैं कि जल्दी जल्दी कराओ जी, काम खत्म करो और राम राम, तो ऐसे स्टूडेंट फिर अभी चले जाएं, फिर मन नहीं लगेगा उनका क्योंकि। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। तो दोस्तों 2-3 चैप्टर होते हैं, आपने नाम सुना होगा, मुझे बताइएगा यस और नो में ये नाम आपने सुने या नहीं सुने। पहला चैप्टर होता है कथन तर्क। एक सेम क्वेश्चन होता है कथन पूर्व धारणा। कथन पूर्व धारणा, पूर्व धारणा। एक चैप्टर हमारा होता है कथन, कथन, कथन कार्यवाही। कथन कार्यवाही। ये तीनों चैप्टर एक जैसे हैं, एक तरीके से सेम टू सेम है। नाम सारे सुने होंगे आपने। कथन तर्क भी सुना होगा, ठीक है, कथन पूर्व धारणा भी सुना होगा, कथन कार्यवाही भी सुना होगा आपने। ठीक है जी। अब ये बड़े आसान चैप्टर होते हैं अगर लॉजिकली आपको चीजों को समझना हो तब। अन्यथा अगर आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। पहले इन तीनों में आप अंतर समझिए, इनमें अंतर क्या होता है। तीनों चैप्टर में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो जो कथन और तर्क होता है, पहला चैप्टर है कथन और तर्क। ये क्या है? कथन और तर्क का मतलब है एक स्टेटमेंट, आपको एक कथन आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। अब उसका हमें जो है, हम कंफ्यूज होता है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बेसिक समझना है, फिर मैं आपकी कमेंट लूंगा, उसमें चर्चा करेंगे, आप चिंता ना करें। सबसे पहले कथन और तर्क जो चैप्टर है, इसके अंदर हमें तर्क करने होते हैं। मान के चलिए मैं कोचिंग सेंटर खोलना चाहता हूं। अब मेरी कंपनी में बहुत से लोग काम करते हैं, मान के चलिए 20 लोग काम करते हैं। मैंने ए श्रेणी को अलग बैठा लिया, बी ग्रुप एक अलग बना लिया, 2 ग्रुप बना लिए अपनी कंपनी के जो कार्य करने वाले थे उन लोगों के। अब उनसे मैंने पूछा कि भाई मैं स्टेटमेंट हूं, मैं हूं उनका मालिक, सीईओ एक तरीके से समझ लीजिए, इंडिया का सीईओ है ना, जैसे रॉकी है उस तरीके से। मान लीजिए मैं कंपटीशन गुरु का सीईओ हूं, मान के चलिए, वैसे तो आप सब सीईओ हैं कंपटीशन गुरु के, लेकिन मान लीजिए क्योंकि मान के ही काम करना है आज। अच्छा, तो ए ग्रुप बना और बी ग्रुप बना, मैं इनका मालिक हूं। मैं कह रहा हूं आपसे कि भाई मैं कोचिंग सेंटर खोलना चाहता हूं, खोलूं या नहीं खोलूं? तो ए तर्क देंगे कि जी बिल्कुल खोल खोल सकते हैं आप लोग। सर अगर आप कोचिंग सेंटर खोल लेते हैं तो आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, उन स्टूडेंट को काफी ज्यादा जो है फायदा हो जाएगा, काफी अच्छा फायदा होगा क्योंकि आप एक्सप्लेन बड़ा अच्छा करते हैं। दूसरे तरफ के उठे, नहीं सर कोचिंग सेंटर मत खोलिए, क्योंकि अगर आप कोचिंग सेंटर खोलते हैं तो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हो सकता है दोबारा से लॉकडाउन लग जाए तो आपकी कोचिंग सेंटर धरे के धरे रह जाए। तो दोनों की बातें ठीक है अपनी जगह पर, उसका भी तर्क मजबूत है, उसका भी तर्क अपनी जगह पर ठीक है।
तो अगर तर्क जो होता है वो नहीं के साथ भी सही हो सकता है, हाँ के साथ भी सही हो सकता है। डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते हैं कि नेगेटिव ही सही होगा या पॉजिटिव ही सही होगा, दोनों ही सही हो सकते हैं। बात समझ गए? तर्क का मतलब क्या है? कोई काम मेरे को करना है, मैं उसको करूं या ना करूं, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों से लेना चाहता हूं। ये है कथन और तर्क। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब आते हैं कथन और पूर्व धारणा। ये कथन और पूर्व धारणा क्या होता है? ठीक है, तो दोस्तों कथन और पूर्व धारणा का मतलब है कि कोई काम मैं करना चाहूं, मान के चलिए फिर से दोबारा यही काम करते हैं कि मैं कंपटीशन गुरु का मालिक बन गया। अब आप में से मैंने लड़कियों को सबको एक उसमें बैठा दिया, लड़कों को एक उसमें बैठा दिया। अब मैं आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं कि भाई मैंने कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर खोला था, क्यों खोला था, कारण क्या था? तो आप कहेंगे सर क्योंकि आप पैसे कमाना चाहते थे, बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, आप बिजनेस करना चाहते थे, इस वजह से खोल लिया। ए वाले ने ये बात कही, यानी लड़कों ने ये बात कही। दूसरे लड़के कह रहे हैं कि सर आप एक ऐसे टीचर हैं जिनका पढ़ाया हुआ बड़ा अच्छे से समझ में आता है, आपने इसलिए कोचिंग सेंटर खोला है। तो कहने का मतलब है कि कोई काम मैंने करा, उससे पहले मैंने क्या सोचा होगा, इसको कहते हैं कथन और पूर्व धारणा। कोई काम मैंने किया, उससे पहले क्या सोचा, ये होती है कथन और पूर्व धारणा। बात समझ गए? नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे है कथन और कार्यवाही। कथन और कार्यवाही। अब कथन कार्यवाही क्या है? आप समझते रहे तो वाई मैसेज करते हैं ना वाई, और नहीं समझ में आए तो एन, यानी कि नो। अब कथन कार्यवाही क्या है? मान के चलिए आपकी ज्वाइनिंग हो गई, आपकी ज्वाइनिंग हो गई और आप बन गए कहीं भी इंस्पेक्टर या कहीं दरोगा बन गए आप लोग। अब दरोगा बनने के बाद आपके यहाँ एक्सीडेंट हो गया, कहीं भी एरिया में आसपास जो क्षेत्र आपको दे रखा था वहां पे आपका जो है एक्सीडेंट हो गया। अब उस एक्सीडेंट के समय पर आपने देखा कि एक ट्रक जो है बड़ी तेजी से आ रहा था और फुटपाथ पर सोते हुए व्यक्तियों को कुचल के चला गया। अब आपको क्या कार्यवाही करनी है? आप एक कार्यवाही कर सकते हैं कि आप आगे से उस फुटपाथ पे कोई व्यक्ति ना सोए, उनको वहां से भगाओ, ये कार्यवाही हो सकती है। एक कार्रवाई ये हो सकती है कि जो जिसने ट्रक चढ़ाया है उन लोगों के ऊपर, उनको उसको मारिए, पीटिए। एक कार्रवाई ये हो सकती है। एक कार्रवाई ये हो सकती है कि उसको पकड़िए ट्रक वाले को और उस पर कानूनी जो है कार्रवाई कीजिए। एक ये भी हमारा कार्रवाई हो सकती है। अब जैसा आदमी का दिमाग ऐसी कार्रवाई करेगा, सही भी कार्रवाई कर सकता है, गलत भी कार्रवाई कर सकता है। नहीं, अब ट्रक वाले को पकड़ के पिटाई लगाना, मारना उसका, ये कौन सी कार्रवाई है भाई? ये तो गलत कार्रवाई है। तो कार्रवाई आपके ऑप्शन में सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। आपको चूज करना है कि भैया सही कार्रवाई कौन सी है, गलत कौन सी है, एक अच्छा व्यक्ति समझ करके। ये चैप्टर कथन, इसको बोलते हैं एनालिटिकल, यानी कि तार्किक शक्ति, रीजनिंग। अब तार्किक जो होता है, सोचने समझने का होता है, ये उन लोगों को पढ़ाया जाता है जो डिसीजन लेने लायक होते हैं। कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल, क्योंकि कांस्टेबल भी डिसीजन ले लेता है कभी कभी इमरजेंसी में, छोटी छोटी जगह पर, है ना? इसलिए अब क्या डिसीजन लेगा, क्या उसने सोचा होगा, क्या तर्क रखेगा? अभी मुझे बताओ आप, आपको ये समझ में आया तीनों में अंतर क्या होता है? यस और नो, आप इतना सा बताइए मुझे। हम स्टार्ट करते हैं कथन और तर्क चैप्टर को, लेकिन उससे पहले एक चीज मुझे बताइए कि भाई साहब, जब आप शाम के टाइम बैठते हैं 9 बजे 8 बजे, न्यूज 18 इंडिया खोल लेते हैं या आज तक खोल लेते हैं या फिर कोई और न्यूज चैनल खोलते हैं, तो वहां पर एक विपक्ष पार्टी का नेता होता है, एक पक्ष पार्टी का नेता होता है, दो नेता होते हैं। एक बड़ा एंकर होता है मेरी तरह, जो खून पीता रहता है उन दोनों के, जो नेता पक्ष में है उसके भी और नहीं है उसके भी, खून पीता रहता है, तर्क करता रहता है कि जो तुमने ये काम करा, ये क्यों करा, ये नहीं करा, क्यों किया। तो लोग देते रहते हैं कि भैया हमने धारा 370 हटाई या 35A हटाई, तो बीजेपी वाले कहेंगे जी हमने इसलिए हटाई क्योंकि वहां पे जो कश्मीरी पंडित थे उनको परेशानियां हुई, या कोई भी तर्क रखें। अब दूसरा उठा कांग्रेस का, वो कह रहा है कि जो 370 गलत उठाई है, वहां तो दिक्कतें होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे। तो तर्क दोनों अपने देते हैं। तो जब वहां बैठ करके डिसीजन लेते हैं, जो बातें बकवास करते हैं उस डिबेट में बैठ करके, आप बताइए उसको क्या कहते हैं? कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा या कथन कार्यवाही, क्या कहते हैं उसको? बताइए, आप जल्दी से कमेंट करिए क्या कहते हैं। इसके लिए आप एक टाइप करें, इसके लिए दो टाइप करें, इसके लिए तीन टाइप करें, इतना सा आप करें केवल। क्या कहते हैं उसको? अबे दोबारा नहीं बता रहे, एक ही बार में समझो। दोबारा अगर बताएंगे तो कितनी बड़ी क्लास हो जाएगी, सोचिए। क्या कहते हैं उसको? जो न्यूज एंकर बैठ करके दोनों से बातें करते हैं उनको क्या कहते हैं? कह रहे कि कार्यवाही कहते हैं उसको। मेरे भाई, कार्यवाही कैसे कर सकते हो न्यूज वाले? गलत कह रहे हो उसको। देखो ये है ना धर्मराज, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तर्क करते हैं भाई, वो तर्क करते हैं। एक वाला ऑप्शन सही है, वो तर्क ही तो करते हैं। न्यूज एंकर कहता है कि सर आपने धारा 370 को हटाया, क्यों हटाया है? तो बीजेपी वाले क्या कहते हैं, इसलिए हटाया क्योंकि वहां कश्मीरी पंडितों पर ज्यादा अत्याचार हो रहा था। तो ये तर्क है, बिल्कुल सही तर्क है, अत्याचार हो रहा था, इसमें कोई दोहराय नहीं है। अब दूसरा कांग्रेस वाला खड़ा हुआ, उसने कहा जी वहां तो दंगे हो जाएंगे क्योंकि मुस्लिम लोग भड़क जाएंगे वहां पे, या और कुछ कारण हो सकता है ना, तो वो भी तर्क सही है अपनी जगह पर।
दोनों ही तर्क सही हो सकते हैं, दोनों गलत भी हो सकते हैं, ये तर्क होते हैं। हाँ, पीछे करके देख लेना, आप समझ गए। तो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं कथन और तर्क। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कथन तर्क चैप्टर के अंदर हमें जो चीजों को समझना है वो 2-3 पॉइंट है, उनको समझिए। नंबर 1 चैप्टर का नाम है कथन और तर्क। कथन और तर्क, जितने ध्यान से, जितने धीरे धीरे इस चैप्टर को समझेंगे आप, उतना ही आपके लिए आसान है। वरना ये बड़ा खतरनाक चैप्टर है, बहुत खतरनाक, डर लगता है इससे बच्चों को, समझ रहे हो। कथन तर्क के अंदर कभी भी आपको प्रश्न जो तर्क होता है उसके अंदर कोई एकमात्र दे रखा हो कि एकमात्र तरीका है, यही एकमात्र तरीका है, तो एकमात्र तरीका डेफिनेटली 99.9% क्या होता है, गलत होता है। आपके सामने कह दे कि यही एकमात्र तरीका है जी, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक तरीका और एकमात्र तरीका में दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। ये इस चीज को बंद करने का एक तरीका है, तो इसमें तो तरीके बहुत हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका है। इस काम को बंद करने का या इस काम को रोकने का एकमात्र तरीका है, ये गलत है। तो एकमात्र वाला कॉन्सेप्ट हमेशा गलत होगा। जहां कहीं भी बैन करने की बात करेगा वहां 99% ये जो है गलत होगा। बैन हम किसी चीज को नहीं कर सकते हैं, बैन हम किसी चीज को नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब बैन क्या 99% है तो 1% कौन सा बैन कर सकते हैं? कोई आतंकवादी संगठन है उसको बैन किया जा सकता है। दारू, गुटखा, तंबाकू, जितने भी आपके व्यक्तियों को नुकसान देने वाली चीजें हैं उनको बैन हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, किसी से तुलना, किसी से अगर हम तुलना करते हैं, तुलना गलत है। आप भाई साहब अपने देश में जो है कोई नई चीज लागू कर दें, फिर तर्क में कहें कि अमेरिका भी ऐसा करता है, जापान भी ऐसा करता है, ये दूसरे से तुलना नहीं करेंगे किसी भी काम में। अभी जैसे तुम्हारे पिताजी कहते हैं बेटा तुम मेहनत अच्छी नहीं कर रहे, देखो उस लड़के का नंबर आ गया, तुम पढ़ते हो दिन रात, तुम्हारा नहीं आया, उसका आ गया, देखो तो ये क्या है, कहते पिताजी ये कथन जो है तुम्हारा सही है लेकिन तर्क बेकार है, ये तर्क मत दो हमें, लग जाएंगे एक दिन हम भी, है ना। तो ये तर्क क्या है, गलत है। अगर फिर भी ना समझे तो हमारी क्लास दिखा देना उनको। अच्छा, उसके बाद दोस्तों स्टूडेंट यानी छात्र के प्रति, स्टूडेंट के प्रति या छात्र के प्रति कभी भी उसके कैरियर को लेकर के हम कठोर नहीं हो सकते, कैरियर को लेकर के कठोर नहीं हो सकते। अब इवन इसमें जो जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट के प्रति, ये हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना, कथन कार्यवाही में, कथन और कार्यवाही में, कथन और कार्यवाही में। बात समझ गए आप लोग, कोई इश्यू नहीं है इसमें, आराम से कर लोगे। अब सीधा क्वेश्चन में करवाता हूं, आप लोग आंसर करिएगा, ठीक। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आप देखिए और आंसर कीजिए। भूमिका मैंने क्वेश्चन करा तो दिया था बच्चे आपको, और कौन सा क्वेश्चन कराना है आपको? देखिए, कथन कह रहा है क्या गर्भावस्था के दौरान लिंग निर्धारण परीक्षण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? यानी कहने का मतलब क्या है इसमें, समझिए। पेट में जो बच्चा होता है क्या उसकी जांच होनी चाहिए, परीक्षण होना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए? कह रहा है प्रतिबंध लगा दो, रोक लगा दो भाई, पेट में आप बच्चे को चेक नहीं कर पाओगे लड़का है लड़की है, ये कहना चाह रहा है। तर्क दे रखे हैं उसने। अब कथन को हमेशा सच मानोगे आप, ये मत सोचना जी कथन ही गलत है, कथन कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए तर्क कह रहा है कि हां, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है और अंततः सामाजिक असंतुलन होगा। बिल्कुल सही बात है बच्चे। अगर आप गर्भावस्था के दौरान ही बच्चे को चेक करवाओगे, अगर वो मेल हुआ ठीक है, फीमेल हुआ तो बस मार दो उसे। करते हैं यही काम जो कि हमें नहीं करना है। ये जो है भाई साहब, अगर प्रतिबंध लगाते हैं तो कह रहा है कि जी बिल्कुल रोक लगा दीजिए, इससे मादा भ्रूण की अंधाधुंध हत्या होती है। बिल्कुल होती है भाई, ठीक है। लड़के तो अच्छे लगते हैं हमें, लड़कियां कहां अच्छी लगती हैं? शादी करनी हो तब लड़कियां अच्छी लगती हैं, अगर उनकी खुद से ही शादी हमें करनी है तो बुरी लगती हैं, ठीक है जी। माँ हमें चाहिए, बहन हमें चाहिए, चाची, मामी, ताई सब चाहिए, लेकिन हमें खुद अपनी लड़की ना चाहिए क्योंकि उसमें पैसा खर्च होगा शादी करने के लिए। ऐसा लोगों की सोच होती है, ठीक है जी। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। एक जो है वो पढ़ रहा था मैं, मैगजीन पढ़ रहा था मैं, एक राजस्थान की, राजस्थान में एक जैसलमेर की तरफ 2-3 गांव हैं, 2-3 गांव हैं और वहां पर लगातार आप देखिए उस गांव में कितनी ज्यादा हालत खराब होगी। टोटल वहां पे मेल है, उस 2-3 गांव के अंदर टोटल मेल, फीमेल एक भी नहीं है, एक भी फीमेल नहीं है। क्यों? असंतुलन हो गया पूरा मामला। आज से 60-70 साल पहले उन्होंने, जैसी लड़कियां हुई तो दाई माँ हुआ करती थी, जैसे अभी नर्स होती हैं या डॉक्टर होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं डायरेक्ट, पहले क्या दाई माँ हुआ करती थी, उनसे बोल देते कि लड़की हो जाए तो मार देना उसको होते ही। या क्या करते थे कि लड़की हो जाए तो उसके नाक में जो है रेत डाल दिया, रेत डाल के मार दी, क्योंकि लड़की है इसलिए।
और कई काम किए, उन्होंने गला दबा दिया, मार दी। ये बिल्कुल सच्चाई है, मैंने मैगजीन पढ़ी है, मैगजीन में है ये सब। उस गांव का नाम भी है, केवल उसमें पुरुष पुरुष है। असंतुलन हुआ नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि हमने पहले लड़कियों को मारा। जैसा कर्म करोगे ऐसा फल जरूर मिलेगा आपको, जो जैसा कर्म करोगे आप, अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा फल मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब इसमें मैं ध्यान रखना सर जी, आप बहुत बकवास करोगे आज, ये चैप्टर ही बकवास का है। जितना आप चीजों को समझ लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। दूसरा आपसे कह रहा है नहीं, लोगों को उनके अजन्मे बच्चों के बारे में जानने का अधिकार है। बताइए कोई अधिकार है संविधान में लिखा है? ये आप समझिए अधिकार सही होगा। अगर हम कहें कि आप अपने बच्चे का पेट में ही चेक कर ले भैया लड़का है लड़की है, ये बिल्कुल संविधान में लिख दो, क्या ये सही है? पहली बात तो कोई अधिकार है ही नहीं। अगर हम कर भी दें ऐसा अधिकार तो क्या सही रहेगा? जी नहीं, ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन पहला सही है, इसमें दूसरा गलत है। बोलो। बिल्कुल सही है, आप लोग एक्सपर्ट हैं, ऐसी बात नहीं है, सही है। हेलो सर। ओके ओके भाई अनुपम पांडे, वेलकम, आपका बहुत स्वागत है। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को खूब बातें करूंगा क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। मैं कहता हूं कि इन चैप्टरों में जो टीचर बात नहीं करता, डायरेक्ट आंसर बताता है, वो बेवकूफ बना रहा है बच्चों को कहीं ना कहीं। क्योंकि ये तर्क का मतलब ही होता है कि आपको सही गलत का डिसीजन लेना आना चाहिए, ऐसा नहीं भीड़ में चलते रहें। अब देखिए अगला प्रश्न है, क्या भारत में भविष्य में माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों के मुकाबले एक के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? भाई कथन को हमेशा सच मानना है। अभी कह दिया कि भविष्य में भैया माता पिता को वर्तमान में दो या कई बच्चों कर रहे हैं, दो दो करते हैं, तीन तीन चार चार भी कर देते हैं, और किसी का तो जो है कोशिश होती है कि पूरे जो है क्रिकेट की टीम बना दें। अब उस क्रिकेट टीम को छोड़ करके केवल एक बच्चा रखो जो कि केवल मोबाइल में गेम खेलता रहे, उसे जरूरत ही ना पड़े टीम की, है ना? ऐसा कहा गया आपके कथन में। तो कथन में कह रहा है कि बच्चे दो चार नहीं, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, ऐसा इसमें कहा गया कथन में। तो अब आपसे क्या करा कि हाँ, भारत की सदैव बढ़ती रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित करने का यही एकमात्र तरीका है। बोलिए क्या ये ठीक है, एकमात्र तरीका है? एकमात्र तरीका सही होता है? मैंने कहा जहां भी एकमात्र तरीका होगा वो गलत होगा मेरे भाई। नहीं, इस तरह के दबाव डालने की युक्ति विश्व में कोई भी देश नहीं करता है। तो दूसरा देश नहीं करता है यानी तुलना कर रहा है मेरे भाई, ये दूसरे देश से क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। बोलिए ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? दोनों ही गलत हैं मेरे दोस्त, दोनों ही गलत हैं। तुलना भी तो नहीं कर सकते हो आप किसी से। चीन तो खूब 20-20 बच्चे करवाएगा, क्या दिक्कत है तुम्हें? दूसरे देश से क्या लेना? अब रूस है, अब रूस में भाई एक एक व्यक्ति के पास हजारों बीघा जमीन है। यहां से 2-2 किलोमीटर तक चले जाओ अपना खेत, वहां के लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं। उनका काम ही क्या है? कृषि करना। कृषि में क्या? पशुपालन करना। पढ़िएगा, मैगजीन पढ़ी है मैंने वहां की भी। वहां पर लोग किसान क्या काम करते हैं? पशुपालन का काम सबसे ज्यादा करते हैं वहां। अब पशुपालन में वो कभी भी चारे को काट कर नहीं लाते, हाथ से काटेंगे, मशीन पे काटेंगे ना। एक एक व्यक्ति के पास 60-60, 70-70, 80-80 गाय और भैंसे हैं। अब वो क्या करते हैं? सुबह ही उसको खोल देंगे, भाई खाओ, जाओ पूरे दिन खाओ, शाम को लेके आ जाएंगे, दूध दूध काढ़ा बेच दिया, काम खत्म। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई जमीन की कोई है कि 2 बीघा 4 बीघा यहाँ की तरह। वहां तो एक एक के पास हजार हजार बीघा, 2-2 हजार बीघा जमीन है। ठीक है, चलो अगला देखिए। साबत भी नहीं डालते, वो तो चराने ले जाते हैं ऐसे ही। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, देखो अभी बड़ी समस्या आ रही है इससे संबंधित भारत में। आपको पता है कई दिनों से, महीनों से परेशानी चल रही है भारत देश में बिजली को लेकर के। बिजली नहीं आ रही है टाइम से टाइम। अब नहीं आ रही है तो कारण क्या है इसका? सबसे बड़ा कारण है कोयले की व्यवस्था नहीं हो पा रही देश में। सर मेरा नाम क्यों नहीं लेते? खुशबू देवी। अरे क्यों नहीं लेंगे नाम? ऐसा क्या है आपके नाम में जो नहीं लेंगे? कह रहा है क्या भारत में कोयला खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, यानी कि भैया कोयले को खोदना बंद कर दो। कोयले को नहीं खोदोगे? क्यों नहीं खोदोगे? देखो जरा, एक भाई साहब खड़े हुए कह रहे हैं हाँ, यदि मौजूदा रफ्तार से खनन कार्य चलता रहे तो कोयले का वर्तमान भंडार अधिक दिन तक नहीं रहेगा। सोचिए, अगर वर्तमान में हम कोयले के खनन को भैया बंद कर दें, है ना, कोयले का खनन जो है प्रतिबंध लगा दें, तो व्यक्ति कह रहा हाँ लगा दो यार। क्यों? क्योंकि अगर हम इसी तरीके से मौजूदा रफ्तार से खनन करते रहे तो कोयला खत्म हो जाएगा एक दिन। सही है। एक बात बताओ मेरे भाई, कि इसी मौजूदा रफ्तार से अगर हम कोयले को खनन करते रहें और वो खत्म हो जाए तो क्या करोगे उसका?
मेरे भाई एक बात बताओ, आज ही बंद कर दो इसको, कोयले को खोदना। अब ये पड़ा रहेगा, क्या करोगे, क्या करोगे उसका? क्यों भाई, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई कोयला खनन बंद कर दो, प्रतिबंध लगा दो। एक भाई कह रहा क्यों? क्यों? इसलिए लगा दो कि गुरुजी अगर हम इसी रफ्तार से कोयले को खोदते रहेंगे तो कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा। अभी तो खत्म नहीं हुआ, खत्म हो जाएगा, हो जाने दो, क्या दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी है क्या? किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कोयला? बिजली बनाने के लिए। अभी से रोक दो उसको, कोयला को, कि मत खोदो, खत्म हो जाएगा। इस डर से हम रोक देंगे उसको कि खत्म हो जाएगा, गलत बात है। उसके खत्म होने के डर से हम कैसे रोक देंगे बच्चे? अभी फिलहाल है तो खोदिए, नहीं होगा तो कोई और व्यवस्था देखी जाएगी। और यही सोच के पहले से पहले उसको बंद कर दो तो अभी से रुक जाएंगे सारे कारनामे। बात क्लियर है? तो पहला गलत है, पहला भाई साहब गलत है। आप कोयले को खनन को रोक देंगे तो इससे कोई फायदा थोड़ी हो जाएगा हमें, क्या फायदा हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अब देखिए इसमें दूसरा कह रहे नहीं, हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में नहीं है। गलत क्यों कह रहे हो इसे? दूसरा बिल्कुल सही है। एक बात बताइए, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कहां है बिजली बनाने के सिस्टम? हमारे पास या तो यूरेनियम से बिजली बन रही है, या हमारे पास कोयले से बिजली बन रही है, या हमारे पास पानी से बिजली बन रही है। इसीलिए बच्चे, अगर हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा में पर्याप्त स्रोत होते, यानी हम केवल यूरेनियम से ही बना रहे होते, हम सूरज से ही बना रहे होते बिजली, हम पानी से ही बिजली बना रहे होते, तो फिर सोचिए मेरे भाई, फिर सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, फिर हम कोयले को बंद भी कर देते तो फर्क नहीं पड़ता। आज जो हालत हमारी हो रही है, बिजली नहीं आ रही पूरे पूरे दिन, गांव में तो और बुरा हाल है। तो अगर पर्याप्त स्रोत हमारे पास होते तो उस कोयले से फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। अब कल खत्म होता हो, आज हो जा, आज होता हो इससे पहले हो जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा बिल्कुल सही है, हमारे पास पर्याप्त स्रोत है ही नहीं। अभी हमारे पास सीएनजी की गाड़ियां आई, आज से 2 साल पहले सीएनजी की गाड़ी तो आ गई, लेकिन सीएनजी के सिस्टम नहीं था हर जगह। यहां से हमें 100 किलोमीटर जाना है तो सीएनजी के 2 सिलेंडर भरवा के ले जाओ, बीच में पेट्रोल से चलना पड़ रहा है। अब हर जगह हो गई है, लेकिन हर जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत जगह हो गई है। अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, पर्याप्त स्रोत नहीं है उन्हें चार्ज करने के। कहाँ है? आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लो, सबसे पहले तो वो 60 से ज्यादा स्पीड में चलेगा ही नहीं, और चल भी जाएगा तो फिर तुम्हें चार्ज करने के लिए ढूंढना पड़ेगा, कहाँ चार्ज करें, हर जगह चार्जर नहीं है उनके। ठीक है जी, तो ये पहला पहला गलत है, दूसरा सही है। मुझे बताओ किसी को भी डाउट हो तो फटाफट से। हाँ बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, मजा आ जाएगा। अरिहंत की बुक सफिशिएंट फॉर यूपी पुलिस, हमारी क्लास लीजिए, आपको बुक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए, आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना भाई, इसमें पूरा खेल हमारी बातों का ही है और कुछ भी नहीं है। हमारी बात ध्यान से सुनोगे, जीवन में गलतियां नहीं करोगे, और नहीं तो अपने आप गुरु बनने की कोशिश करोगे तो इन चैप्टरों में बड़ी गलतियां होती हैं। हमसे रही हैं, अभी तक हुई हैं हमसे कई साल, अब भी हो जाती है इनमें गलतियां, क्योंकि ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ जाते हैं, डिसीजन हमसे भी नहीं लिए जाते। चलो, वही करा सुशील जाटव, लाइट में बीजेपी की ऐसी तैसी हो रही है, सुधर जा सुधर जा। क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोंपड़ियों को गिरा देना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए? मैं तभी तो कहता हूं आप लोगों से, ये सारी गलती आपकी नहीं है, सारी गलती किसकी है? समझ जाओ, भारत का विभाजन हुआ, गलती किसकी? पीओके बना, गलती किसकी? अक्साई चीन बना, गलती किसकी? 8 फिंगर को नुकसान हो रहा है, गलती किसकी? पाकिस्तान अलग बना, गलती किसकी? समझ जाओ, तो बिजली नहीं आ रही तो गलती उसकी। आगे देखिए अगला प्रश्न, क्या बड़े शहरों की सभी झुग्गी झोंपड़ियों को गिरा देना चाहिए और इसमें रहने वाले लोगों को शहर की सीमा के बाहर बसाया जाना चाहिए? बताओ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक राजा। तो अब ये कह रहा है कि नहीं, मत बसाइए, ऐसे सब लोगों के घर और जीविका नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्हें नहीं, नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। पहला सही बता रहे हो यार, गलत। पहला गलत है मेरे भाई, गलत है। सही क्यों बता रहे हो, हम बताएंगे तुम्हें गलत कैसे है। वो गलत ऐसे है, क्या बड़े शहरों की झुग्गी झोंपड़ियों को गिरा देना चाहिए और इनमें रहने वाले लोगों को शहर के बाहर बसाया जाना चाहिए। भाई एक बात बताइए, आपका बड़ा खूबसूरत सा एक शहर है दिल्ली, दिल्ली बड़ा वीआईपी है, विदेशी लोग घूमने के लिए आते हैं, पर्यटक। अब यहां पर एक तरफ तो है, एक तरफ तो है संसद भवन, एक तरफ है इंडिया गेट, अब बीच में यहां झुग्गी झोंपड़ी पड़ी हुई है।
झुग्गी झोंपड़ियां बनी हुई हैं भैया गरीबों की, और गंदगी कर रखी है, माहौल खराब कर रखा है। अंग्रेज आए घूमने के लिए, यहाँ गए, अरे भाई बड़ा अच्छा माहौल है, यहाँ गए बड़ा अच्छा माहौल, यहाँ गए अरे ये तो गरीब देश है। नुकसान होगा नहीं होगा देश का? बिल्कुल होगा। तो ऐसे में डिसीजन क्या लेना चाहिए? आपसे कह रहा है कि नहीं, ऐसे लोगों को भैया इनकी जीविका नष्ट हो जाएगी। मेरे भाई एक बात बताओ, इस झोंपड़ी को निकाल करके हम शहर से दूर बसा दें तो क्या इनकी जीविका नष्ट हो जाएगी? मेरे भाई बताना जरा। जेवर में एयरपोर्ट बना था, अब उस एयरपोर्ट की जगह पर से घर हटाए जा रहे हैं, घर हटाओ दूसरी जगह दिए जा रहे हैं, उनकी जीविका नष्ट हो गई। उनके पास साइकिल हुआ करती थी, गाड़ी हो गई, अल्टो 800 हुआ करती थी, अब कौन सी हो गई? वॉइस क्या हो गया, साउंड में प्रॉब्लम हो गई? अब ठीक है, अब ठीक है, ओके है, अब ठीक है, बताना, बोलो। ठीक है, अब ओके है, चलो बहुत सुंदर। हाँ अभी ठीक है ना आवाज? चलो, तो हमसे ये कह रहा है कि नहीं, ऐसे सब लोगों को घर और जीविका नष्ट हो जाएगी, इसलिए उन्हें नई जगह नहीं बसाया जाना चाहिए। भाई क्यों नहीं, क्यों नष्ट हो जाएगी उनकी जीविका? तो इसीलिए उनकी जीविका नष्ट नहीं होगी। उनको अगर वहां से हटा करके दूसरी जगह बसा दिया जाएगा तो बढ़िया रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये गलत है कि उनको परेशानी होगी, कहां होगी? कह रहे कि हाँ, बड़े शहरों को विकासात्मक गतिविधियों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत होती है, इसलिए झुग्गी झोंपड़ियों को हटा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है बच्चे। अभी काफी समय हो गया, लगभग 4-5 साल और ज्यादा हो गई। एक एप्लीकेशन है स्नैपचैट, नाम सुना होगा आपने स्नैपचैट। उस स्नैपचैट का सीईओ आया हुआ था भारत देश में। अब जैसे ही भाई साहब ने गाड़ी रोकी अपनी रेड लाइट पे दिल्ली में, अपना शीशा नीचे किया गाड़ी का, तुरंत एक भाई आया और एक माताजी आई कटोरा लेकर के, और हो गई चालू। उन्होंने तुरंत स्टेटमेंट दे दिया कि भारत तो बड़ा गरीब देश है, भारत तो बड़ा गरीब देश है। अब भारत देश के लोगों ने बायकॉट कर दिया उसका, जितने भी लोगों के फोन में वो उस समय स्नैपचैट थी, सबने अनइंस्टॉल कर दिया, हटाओ, गरीब बता रहा है, गरीब बता रहा है, तुम्हारा सारा रोजगार तो भारत से चल रहा है, गरीब बता रहा है, अनइंस्टॉल कर दी सबने। भाई साहब ने फिर माफी मांगी ट्विटर पे, सामने आकर के, गलती मानता हूं, सॉरी गलती हो गई मेरे से। तो भाई साहब, ये माहौल जब आपका, मान के चलिए एक तरफ आपका ताजमहल है, दूसरी तरफ झुग्गी झोंपड़ियां हैं, तो भाई मामला खराब हो जाएगा। इसको दूर बसा दो ना दूसरी जगह, यहाँ यहाँ इनके घर ही बना दो, फ्लैट बनवा दो इनके। झुग्गी झोंपड़ियों से अच्छा फ्लैट बनवा दो, 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, जीविका थोड़ी खो देंगे ना। कह रहा है ना, इनको सीमा से बाहर बसाया जाना चाहिए, कह देता भगा दो तो ये गलत होता, बसा रहे हैं ना दूसरी जगह, तो इसमें गलत नहीं है। समझ में आ गया? यस और नो? जल्दी से बताओ, बताओ यस और नो, यस और नो, बोलिए। हाँ जी, चलो बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्रों, क्या कह रहा है? हाँ ध्यान रखना, इसमें गलतियां करोगे बेटे, और गलती आपको नहीं करनी है कि क्वेश्चन को आप अगर 2-5 मिनट में भी समझोगे ना, जीवन में आगे से गलती नहीं करोगे, ये पक्की बात है। क्या भारत में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की विद्यालयों की तरह यूनिफॉर्म होनी चाहिए? यानी भैया, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, क्या उनमें भी उनका एक ड्रेस होना चाहिए अलग से, जैसे स्कूल कॉलेज में होता है, छोटे छोटे स्कूलों में 12th तक, है ना? क्या ऐसा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, इनमें भी ड्रेस कोड दे दो जी भैया, ड्रेस पहन के आओ, नहीं तो नहीं आओ, कह रहा है। जी हाँ बिल्कुल, इससे महाविद्यालयों का प्रवेश सुधर जाएगा, क्योंकि सभी विद्यार्थियों ने परिधान सभ्य ढंग से पहने होंगे। बताइए, ये सही बता रहे हो तुम बेटे। ये अगर स्कूल की बात होती, महाविद्यालय को छोड़कर के स्कूल की बात होती, तब तो ये आपका सही होता, लेकिन यहाँ स्कूल की बात नहीं है, यहाँ महाविद्यालय की बात है, गलत है। महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे इतने बेवकूफ नहीं होते हैं कि आप ड्रेस पहन के जाओगे तभी सभ्य होंगे, वो कुछ भी पहन के आएंगे, सभ्य तरीके से ही आएंगे, क्योंकि बेटे वो ग्रेजुएशन से पार हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब वो डिसीजन लेना सीख चुके हैं, समझ रहे हो? अब वो नहीं है कि टाई नहीं है, बचने के लिए जेब में रख के लाए, जैसे गुरुजी आए तुरंत टाई लगा ली,
कि टाई क्यों लगाई, कि गुरुजी बचने के लिए लगाई, नहीं पिटाई लगा देंगे। अब यहां पर यूनिवर्सिटी में जाकर के ऐसे बच्चे नहीं होते, समझ गए, वो सभ्य ऑलरेडी होते हैं। बात समझ गए नहीं समझे? अब ड्रेस क्यों पहनाई जाती है? ड्रेस इसलिए होती है छोटे छोटे स्कूलों में कि वहां पर हम जब 10 साल 12 साल 15 साल तक 18 साल तक की एज में होते हैं तो हमारे अंदर सही और गलत डिसीजन लेने का क्षमता नहीं होती है। अब एक व्यक्ति है जो कि मान के चलिए 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास में पढ़ रहा है, और एक मैं गरीब घर से हूं, एक दूसरा भाई है बड़े अमीर घर से है, ठीक है जी। अब एक बात सोचिए, उस वो आया, बड़ी सी गाड़ी, लंबी सी गाड़ी थी, और बाकायदा ड्रेस व्रेस नहीं थी उसके पास, कोट पैंट थे बड़े अच्छे खूबसूरत से। मैं गया, मेरे पास फटे पुराने कपड़े थे, मैं भी चला गया। अब मैं उस बच्चे की तरफ देखूंगा, देख करके क्या सोचूंगा, यार ये तो अमीर आदमी है और यही पढ़ सकता है, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं तो गरीब हूं, मेरे तो कपड़े फटे हुए हैं। इसलिए ड्रेस कोड लगाया जाता है कि उस छोटे बच्चे को समझने में प्रॉब्लम ना हो कि भैया ये तो बड़े अच्छे ढंग से आ रहा है, मैं तो गरीब हूं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो छोटे बच्चों में दिमाग होता है इतना। अभी आप सोचिए, आप एसएससी या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने एक ऑडी में आ रहा है पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर में, एक साइकिल पे जा रहा है, दोनों की बराबर औकात होती है वहां पे, क्योंकि तैयारी वो भी उसी चीज की कर रहा है, तुम भी उसी चीज की कर रहे हो। लगने के बाद अगर तुम लग गए तो तुम्हारी ज्यादा वैल्यू, उसकी कुछ नहीं है, फॉर्चुनर वाले की, ऑडी वाले की। समझ गए? बात समझ में आ गई? यहां पर परिवेश सुधर जाएगा भैया। कब तक परिवेश सुधारोगे? ऐसे तो फिर शादी के बाद भी जो है वो कहेगा ड्रेस पहन के घूम, तुम भी ड्रेस पहन के घुमाओगे उसे, क्योंकि बेटे तू सुधरेगा नहीं फिर। गलत बात है, ये गलत है। यहां स्कूल होता तो चल जाता, ठीक होता। फिर ये कह रहा है भैया नहीं, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुशासन बंद नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें मनपसंद कपड़े पहनकर आने की छूट होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, कॉलेज में तो छूट होनी चाहिए, क्या दिक्कत है? दोनों तर्क गलत नहीं है, ये सही है। छूट होनी चाहिए, कैसे भी कपड़े पहन के आओ। नहीं होता। अभी एक सिस्टम चल रहा है कि भैया बुर्का पहन के नहीं आओगे, या भगवा जो कपड़े होते हैं वो पहन के नहीं आओगे, ऐसा सिस्टम चल रहा है। वो तो ड्रेस कोड बनाने की बात चल रही है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे होगा तो देखा जाएगा। ये सही है, ये गलत है। ये राजनीति या जो माहौल है ना, ये बड़ा मामला खराब कर रहे हैं आजकल, देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। सारी ही पार्टियां हैं, मैं किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा, सारी ही पार्टियां। जब तक हम इनकी बातों में आके मूर्ख बनते रहेंगे कि बीजेपी बुरी है, बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस बुरी है, कांग्रेस अच्छी है, तब तक जीवन ऐसे ही रहेगा। आप देखिए, पेड क्लास कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड कर लो, वहां है। कह रहा है क्या तेल कंपनियों को पेट्रोल उत्पादों का मूल्य बाजार की स्थितियों के आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए? भाई प्रश्न कह रहा है कि आप तेल का जो रेट रखें वो बाजार को देख करके रखें। यानी अगर बाजार में महंगा है तो आप भी महंगा कर दो, बाजार में सस्ता ही चल रही है तो आप भी सस्ता कर दो। तो पहला कह रहा है आपसे कि हाँ, यही एकमात्र तरीका है भैया, ये एकमात्र तरीका है जिससे तेल कंपनियों की वाणिज्यिक रूप से सफल बनाया जा सकता है। भैया गलत है यार, एकमात्र तरीका जहां आएगा गलत कर देना भाई, बिना सोचे समझे। एकमात्र तरीका कभी भी किसी का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अगला आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है नहीं, इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं के खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त बोझ आएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है मेरे बच्चे। कैसे सही है? कह रहा है क्या तेल कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बाजार की तुलना में स्थितियों में आधार पर तय करने की अनुमति देनी चाहिए? कह रहा है कि नहीं, अनुमति मत दो, इससे आम लोगों को बहुत कठिनाई होगी क्योंकि इस अनुमति से आवश्यक वस्तुओं के खुदरा कीमतों पर अतिरिक्त बोझ आएगा। बिल्कुल। आप बताओ कि भाई अगर पेट्रोल को महंगा कर दें, पेट्रोल को अगर हम महंगा कर दें, बड़ा महंगा कर दें, तो क्या हमारे बाजार पे दिक्कत आएगी नहीं आएगी? बताओ। अब आप कहोगे सर बाजार का पेट्रोल से क्या दिक्कत है, डीजल पेट्रोल से क्या दिक्कत है? बाजार में तो आम, अमरूद, केला, संतरा ये बिकते हैं, अनाज। और आप पेट्रोल की बात कर रहे हो, पेट्रोल से बाजार का क्या मतलब है? तो बच्चे, बाजार से मतलब है, सोचिए अगर पेट्रोल महंगा होगा तो तुम्हारी खाने की हर चीज महंगी हो जाएगी, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने में, इधर से उधर लाने में क्या लग रहा है? पेट्रोल लग रहा है। जो यहां से यहां तक 100 किलोमीटर का एरिया है, 1000 रुपए लगते हैं, तो पेट्रोल होने पर 1500 लगेंगे, और महंगा होगा 2000 लग जाएंगे। और कि भाई जैसे मान के चलिए आटा फ्लोर मिल चल रहा है, वो भी तो पेट्रोल डीजल से भी चलता है। ऑयल निकलता है, वो भी पेट्रोल डीजल से चलती है मशीन। चलती तो बिजली से भी है, लेकिन पेट्रोल डीजल से भी बहुत चीजें चलती है। अब रेल है, रेल से कोई चीज इधर से उधर ले जाओगे तो डीजल से भी रेल चलती है। तो बिल्कुल भाई ईंधन की खपत होगी, और ईंधन से ही हमारी कीमतों पर भी अंतर पड़ता है। ठीक है, ओके ओके, अमीना यादव, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए,
समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है, आप चेक करिए इसको और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या मृत्यु दंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? अब देखिए जरा, मृत्यु दंड जो होता है वो भारत में बंद कर दो भैया, ये कह रहा है। तो आप बताओ सही है गलत है? बताओ, पढ़ लो जरा ध्यान से और बताओ आंसर। कोशिश करिए कौन कौन बच्चे सही आंसर। एक बार सभी लाइक कर दें सेशन को मेरे दोस्त। अच्छा, मैं कहता नहीं हूं तो लाइक करते नहीं हो अपने आप से, कर दो लाइक सारे बच्चे। देखो, आपसे कह रहा है क्या मृत्यु दंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? तो कह रहा है कि हाँ, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्यु दंड समाप्त कर दिया है। बिल्कुल सही भाई। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये तुलना कर रहा है। तुलना करेगा तो 100% गलत होगा भैया। तुलना नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति। दूसरा क्या कह रहा है? बिल्कुल अनुपम भाई, थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त। कह रहा है कि मृत्यु दंड को समाप्त कर दो। कह रहा है कि नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का एक तरीका है, एक तरीका है जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। यहां पर एकमात्र तरीका नहीं है भाई, एकमात्र समझो कहीं कि एकमात्र तरीका है, एक तरीका है। सोचिए, निर्भया कांड हुआ था, उसमें हत्या दी गई। अब उनकी हत्या हुई तो उसको जब हैंग कर दिया, जब लटका दिया गया फांसी से, तो कितने लोगों की आंखें खुल गई होंगी? जो भी अपराध करना चाहते होंगे उनके तो दिमाग में थोड़ा बहुत तो आया होगा। बाकी अपराधियों के दिमाग में कभी क्यों नहीं आता गलत कि हम भी फंस सकते हैं, मर जाएंगे? मरने से डर क्यों नहीं लगता अपराधी को, तुम्हें पता है? इसका कारण सिर्फ एक होता है कि अपराधी जब अपराध करता है उसे नहीं लगता कि मैं फंस जाऊंगा। अगर उसे काम ऐसा गलत करने से पहले ही पता लग जाए कि मैं इस काम को कर रहा हूं, मैं फंस जाऊंगा, तो वो गलत काम करेगा ही नहीं। उसको ये लगता है कि मैं सबूत मिटा दूंगा और ये काम कर दूंगा, पुलिस क्या पता लगा पाएगी किसने कर दिया। उसको ये दिमाग में रहता है। लेकिन उसे ये नहीं पता है बेटे, सीबीआई और पुलिस वालों को जो बैठा करके खिलाया जा रहा है वो फ्री का नहीं खिलाया जा रहा है। फ्री का थोड़ी खिलाया जा रहा है। उनको 70,000 रुपए, 60,000 रुपए, 50,000 रुपए सैलरी दी जा रही है, फ्री में थोड़ी दी जा रही है बैठ के खाते रहो। क्यों? इसलिए दी जा रही है कि तुम जैसे जो गलत तरीके के वो लोग होते हैं, जो आप अपनी तरह मत समझना, तुम जैसे मतलब जो अपराधी होते हैं उन जैसे, अपराधी लोग जैसे होते हैं ना, उनको पकड़ने का ही काम करते हैं। अभी आप लोग क्या करोगे? उन अपराधियों को पकड़ने के लिए ही तो यहाँ पढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो? कोई फावड़ा लेके चलाओगे वहां पे? क्यों भाई, ये मिट्टी गिलाए का काम करोगे? पर डंडा लेके तुम्हें इसीलिए तो 40-50,000 रुपए, 60,000 रुपए दिए जाएंगे, पकड़ो उनको जो भी ऐसा गलत काम कर रहे हैं। लगाओ दिमाग, कैसे पकड़ सकते हो? तो ये एक तरीका तो है बिल्कुल, फांसी, क्या दिक्कत है? दूसरा सही है। डिस्प्ले का कलर क्यों आ रहा है? क्या कह रहे हो भाई? अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जरा देखिए ध्यान से और बताइए इसका आंसर क्या होगा। मुझे इसका आंसर फटाफट से दीजिएगा आप सभी। बहुत सुंदर प्रश्न है, बड़ा आसान सा है, बहुत ही बढ़िया। आपकी मैराथन बहुत अच्छी है सर, प्लीज आप से कितनी बार कह चुके हैं कि यूपी पुलिस के लिए न्यू बैच स्टार्ट कीजिए। स्वाति कुशवाहा, यूपी पुलिस के लिए हमारा हिंदी स्पेशल है और हमारा रीजनिंग स्पेशल बैच है और हमारा जो है मैथ स्पेशल बैच है। तीनों बैचेस को अलग अलग ले सकते हैं आप लोग। जीके के लिए हमारे पास कोई बैच अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो आप जीके के लिए क्या कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं हमसे। आगे देखिए, आपसे कह रहा है कि क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? तो आपसे कह रहा है, देखिए, नहीं, भर्ती मत करो। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है भाई, पहला बिल्कुल सही है। सोचिए, अब आप कैसे कह सकते हैं सर 18 साल का बच्चा ही समझदार होता है? मैंने तो ऐसे ऐसे देखे 20-22 साल के बड़े मूर्ख होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे देखा कि 15-16 साल के बड़े समझदार हो जाते हैं बच्चे। लेकिन हम उनका जो एक क्राइटेरिया हमने कर दिया है वो 18 साल मान लिया है। आप वोट देने जाओगे 18 साल के, क्यों? क्योंकि आप सक्षम हो अपना एक प्रतिनिधित्व चुनने के लिए। आप 18 साल तक के पुलिस में लिए जा रहे हो, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि 18 साल से ऊपर का बच्चा, 18 साल कंप्लीट होने के बाद वो क्या करता है भाई? आप 17 साल 11 महीने के हो गए, अब 1 महीने में गुद्दे फूट जाएंगे आपके अंदर, है?
तो यहाँ पे तुम 18 साल के होते ही बड़े समझदार हो गए, 17 साल 11 महीने के तो समझदार नहीं थे। तो क्या कर दिया, क्राइटेरिया बना दिया है कि इस एवरेज में जो आएंगे वो सारे बच्चे बड़े समझदार होंगे, मान लिया गया है। होते तो मूर्ख 80 साल के भी है कोई कोई, ऐसा है ना। तो ये तो हमें समझना है, ये बिल्कुल सही बात है, वो भार उठाने के लिए सक्षम नहीं होते, इसलिए तो नहीं लिए जाते 18 साल से कम उम्र के। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है हाँ, ऐसे सैनिकों को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश की सेवा करेंगे। मुझे बताइए, अगर आप 16 साल के बच्चे को ले लोगे या 15 साल के बच्चे को ले लोगे या एक 30 साल के बच्चे को ले लोगे या एक 25 साल के बच्चे को ले लोगे, इनमें कोई फर्क होगा? ये ज्यादा दिन तक काम कर सकता है, ये कम दिन तक, ये ज्यादा दिन तक, ये कम दिन तक, ऐसा होगा? बताओ जरा, है? गलत बात है। यहां पर अगर आप जॉब करने का क्राइटेरिया है 15 साल, तो आप 16 साल के लग जाओ तो भी 15 साल कर पाओगे, 15 साल के लग जाओ तो भी 15 साल कर पाओगे, 25 साल के लग जाओ तो भी 15 साल कर पाओगे, 30 साल के लग जाओ तो भी 15 साल कर पाओगे। इससे एज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ, पड़ेगा कोई? है कोई फर्क पड़ेगा? अगर क्राइटेरिया दे दिया कि आप आर्मी में 15 साल तक ही काम कर सकते हो, तो भाई वो यहां भी होगा तब भी 15 साल काम करेगा, वहां होगा तो भी 15 साल काम करेगा। ऐसा नहीं है कि कम उम्र का लगा दी ज्यादा दिन तक काम करेगा, नहीं, ये क्राइटेरिया बनाए हुए हैं हमने, इससे ज्यादा उम्र तक काम नहीं कर पाएगा बच्चा। अब उस पर कब तक काम करवाते रहोगे? हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में कई ऐसे लोग हैं अभी जो 60 साल उम्र होती है ना, 60 साल तक जो है वो जॉब कर सकते हैं। अब 60 साल में क्या है, गर्दन हिलनी स्टार्ट हो जाती है। पहले जमाने का क्या था, 60 साल का भी जो बुजुर्ग आदमी हुआ करता था ना, वो एकदम हट्टा कट्टा हुआ करता था, और जवान जो लड़के हुआ करते थे उनसे भी खतरनाक हुआ करता था। लठ अगर घुमा के फेंक दे तो मार दे 200 मीटर दूर। लेकिन अब तो गर्दन हिलने लगती है 60 साल पे, ऐसे हिलने लगेगी तो वो क्या कर पाएगा भाई? बोलो, क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अभी क्या यूपी पुलिस क्या कर रही है, 60 साल को हटा के 50 साल करने वाली है बहुत जल्द। भैया 50 साल पे रिटायर कर देंगे। तुम इतना कहाँ पुलिस वुलिस का काम होता है भागने दौड़ने का, तुम कहाँ कर पाओगे इतना? तो 50 साल करने वाली है पुलिस। अभी यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत है। बोलो, किस किस को समझ नहीं आया? कोई दिक्कत है किसी को? देखो, अगला क्वेश्चन। 50 साल बहुत होता है, कमा लिया। आप कितना यार उम्र भर लगे रहो बेकार में उनको, बुजुर्गों को खिलाते रहो बैठा बैठा के। अब वो दे दो, पेंशन दे दो, कम हो जाए, आधा पेंशन मिलती रहे और 10 साल बैठ के खाओ, क्या दिक्कत है? चलो, काम करवाओ बेचारों पे। आगे देखिए, क्या तंबाकू बनाने वाली कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगानी चाहिए? यानी विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का स्वाद। अभी देख रहे हो कैसी हालत होगी अक्षय कुमार की, छोड़ना पड़ गया बेचारे को। हो जाएगी, सब में हो जाएगी। अभी राजनीतिक मुद्दा बन जाता है ना कोई भी काम करे तो, फिर वोट नहीं दोगे तुम, दिक्कत ये हो जाती है। देखो, विपिन कुमार आर्मी बॉय, ओके। आपसे कह रहा है क्या तंबाकू बनाने वाले कंपनियों द्वारा प्रतिनिधित्व प्रचार पर रोक लगानी चाहिए, यानी कि जो एडवर्टाइज है उन पर रोक लगा दो। कह रहा है कि हाँ, यही एकमात्र तरीका है लोगों को तंबाकू प्रयोग से रोकने के लिए। भाई एक बात बताओ, ये अगर प्रमोशन बंद हो जाए तो क्या तंबाकू खाने वाला रुक जाएगा? कतई ना रुकने का। तुम बताओ, रुक जाएगा ना? बिल्कुल नहीं रुक सकता। तंबाकू खाने वाला तंबाकू खाएगा, वो नहीं रुकेगा भैया किसी पे भी। ठीक है, खाएगा तो चाहे प्रचार हो ना हो। ये है, कम हो सकता है प्रचार, प्रचार बंद हो जाए तो तंबाकू खाने वाले कम हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं रुक सकते हैं। मेरी सुन लो गुरुजी प्लीज, ट्रायंगल की क्लास प्लीज, 14 मई को एग्जाम है। ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल काउंटिंग, फिगर काउंटिंग का करा देंगे बच्चे, 14 तारीख से पहले करा देंगे, कल परसों में करा देंगे। ठीक, आगे कह रहा है कि नहीं, ये कंपनियां इन प्रचारों को तैयार करने में काफी खर्च करती हैं, इसलिए इन पर रोक नहीं लगनी चाहिए। भाई एक बात बताओ, केवल इसलिए रोक नहीं लगनी चाहिए कि वो प्रचार में बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं। एक बात बताओ, किसी की जिंदगी से थोड़ी खेलोगे यार, गलत है। किसी की जिंदगी से थोड़ी खेलोगे कि केवल इसलिए बंद मत करो तंबाकू के प्रचार को क्योंकि लोग पैसा लगा रहे हैं। कल को हम जहर बेचें कि जहर खाओ और अमर हो जाओ, जहर खाओ स्वर्ग में जाओ। प्रचार इसलिए नहीं रोकेंगे कि भैया जहर खाने से, इसलिए प्रचार ना रोकेंगे क्योंकि कंपनी का नुकसान हुआ है इसमें, दूसरा आदमी मर रहा है तो मैं कंपनी की पड़ रही है। गलत है, दोनों गलत है। ये एकमात्र के लिए गलत है और ये आपका किस लिए गलत है, क्योंकि प्रचार से फर्क नहीं पड़ता कितना खर्च हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें लोगों की मदद करनी है ना कि इन प्रचार वालों की। दोनों गलत है, बिल्कुल ठीक। नेहा, सचिन, डॉक्टर खुराना अलवी, अरे भैया तुम्हारी सुन तो ली मेरे दोस्त।
अनुपम पांडे सर, मैंने बहुत अध्यापकों का देखा है समझाने का तरीका, जितना बढ़िया आप समझाते हैं, शून्य से शिखर तक अपना कोई नहीं सर। ओके ओके, इतना कोई नहीं सर। ओके, ये तो आपका समझने का तरीका खुद का है। अच्छा, इसका आंसर बताइए, इस क्वेश्चन को करिए, फिर मैं आप एक स्टोरी बताता हूँ आपको ना। एक हमारे देश में एक प्रधानमंत्री रहे हैं, काफी पुरानी बात है। एक बार क्या हुआ, उनके पास रिपोर्ट आई कि एक लखनऊ के पास में कोई थाना पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उस थाने में जो वहाँ के कर्मचारी हैं, जो वहाँ के पुलिस के अधिकारी हैं, वो क्या करते हैं, घूस लेते हैं। घूस जानते हो, रिश्वतखोरी करते हैं। प्रधानमंत्री थे वो, और उन तक ये खबर पहुंची। तो एक दिन रैली थी, उनकी रैली थी, और पूरी उसके टीम के साथ आए हुए थे वो वहाँ पे। तो उन्होंने सोचा कि भाई एक बार उस थाने में चल के देखा जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने पूरे डिपार्टमेंट को, सारी गाड़ियों को जो काफिले में थी, उनको सबको 1 किलोमीटर रोक दिया, 1.5 किलोमीटर दूर रोक करके बोले कि भाई आप सब यहीं रुको, और मैं थोड़ा काम है, चलता हूँ मैं। कि कहाँ जा रहे हो साहब, आप तो प्रधानमंत्री हो देश के, ऐसे ही चल दिए कि मुझे कोई नहीं पहचानता, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बैठो यहीं, मैं तुम्हें बुलाऊं तो वायरलेस पे कांटेक्ट करवा दूंगा, आप यहीं खड़े रहो। कि ठीक है जी। वो जा करके खेत में गए, कुर्ता पजामा पहनते थे वो, कुर्ता पजामा। तो खेत में गए और खेत में जाकर के मिट्टी लगा ली चारों तरफ, अपने इधर उधर उधर चारों तरफ। और जाके बोले उससे कि भैया, जो उसमें पहुंच गए थाने में, कि भैया मेरी जो है बैल खरीदने के लिए आया था मैं मेरठ से, और यहाँ मेरी जेब कट गई, मेरे जेब में कुछ पैसे थे, और मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, बड़ी परेशानी हो गई। तो पुलिस वालों से बोले कि पुलिस वाले बोले कि ताऊ, तुम तो बुजुर्ग आदमी हो, इतने पैसा लेके घूम रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, जाओ अपना काम देखो। अच्छा, नाम बताओ कौन प्रधानमंत्री थे, कौन कौन जानते हैं, कि क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। अब वो ताऊ ने बहुत देर तक खोपड़ी खराब करी वहां पुलिस वालों के सामने, कि देख लो, करवा दो यार, करवा दो यार। आखिर घंटों तक एसआई से भी, है डिप्टी एसआई भी था, उससे भी बात करी, बात बनी नहीं। तो ताऊ जो है अपने कुर्ते को हिला करके बाहर आके बैठ गए, थाने के बाहर। अब बैठे रहे बैठे रहे, बहुत देर तक बैठे रहे, आधा पौना घंटे। तो एक पुलिस वाले को थोड़ा रहम आया, कांस्टेबल को, कि यार बुजुर्ग आदमी है, बैठा हुआ है, चलो देखते हैं कुछ। तो पुलिस वाला आके पूछता है कि ताऊ, चलो मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा दूंगा। ताऊ खुश हो गए कि अच्छा, रिपोर्ट लिखवा देगा, बड़ा अच्छा आदमी है, भला आदमी है। बोले लेकिन 37 रुपये लगेंगे, जो है इसकी फीस लगेगी। ताऊ, 37, उस समय 37 रुपये हुआ करते थे, बहुत वैल्यू हुआ करती थी 37 रुपये की। कि 37 रुपये लगेंगे जी, 37 रुपये लगेंगे, अच्छा, पर मेरे पास 37 रुपये तो नहीं है। कि फिर तो फिर नहीं हो पाएगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा, जाओ तुम यहाँ से। बोले कि मेरे घर वाले मार देंगे मुझे। बेटा, मैंने बहुत मुश्किल से अपने खेत वेत बेच के आया हूँ बैल खरीदने के लिए, कुछ देख लो। कि कुछ ना ताऊ, 37 रुपया हूँ तो बताओ, नहीं तो चलो। तो फिर ताऊ जो 37 रुपये में मान गए, यानी प्रधानमंत्री जो थे देश के, वो 37 रुपये में मान गए कि ठीक है, 37 रुपये दो, और कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी रिपोर्ट लिख देंगे। ताऊ ने 37 रुपये उनको दे दिए। अब देने के बाद रिपोर्ट में बोले क्या लिखें जी, कि लिखो मैं जो है मेरठ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम ये है, और मेरा जो है बैल खरीदने के लिए आया था, वो चोरी हो गया, ऐसे ऐसे। बोलो ठीक है। अब उसने जो है ये पूरी लिस्ट, पूरा एफआईआर लिखने के बाद में बोला ये सिग्नेचर कर दो ताऊ लोग। ताऊ से बोला, ताऊ अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो? क्या अनपढ़ हूँ बेटा, पर साइन कर देता हूँ। क्या, तो साइन कर दो लो। तो भाई साहब साइन मारे खतरनाक तरीके से। अब जब तक साइन मारे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, बोले लाओ स्टाम्प और दो। बोले ताऊ पागल हो गए हो क्या? कि कैसे? कि तुमने साइन तो कर दिया, अब स्टाम्प की जरूरत नहीं है, इस पे स्टाम्प स्टाम्प की कोई जरूरत ना है। कि ना मुझे दे दो, जरूरत है। कि ताऊ तुम्हारा तो दिमाग खिसक गया, दिखे कुछ ना तुम्हारे पैसे वैसे गिरे, पर लो, तुम्हें ऐसे कह रहे हो तो ये रही स्टाम्प। अब ताऊ ने जेब में हाथ डाला, गंदी से कुर्ता पजामा पहन रखे, जेब में हाथ डाला कुर्ते की में, एक स्टाम्प निकाली। स्टाम्प निकाल करके और उसमें भिगो करके और 2 बार ऐसे फूक मारी उसमें और मार दी उस पे, लो। अब उस पे लिखा हुआ था प्रधानमंत्री भारत सरकार। अब ये देख करके पूरा थाना कंफ्यूज, हिल गए सारे, अब ये क्या बीमारी है। ऊपर लिखा हुआ था चौधरी चरण सिंह। ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे, आप सोच सकते हैं कि थाने में डायरेक्ट जाते थे, और ऐसी इनकी एक कहानी नहीं है। सोचिए, 1 महीने भी पूरा वो प्रधानमंत्री नहीं रहे देश के, और उन्होंने लगभग किसानों के लिए 4-5 थानों में, किसी में साइकिल चुर गई मेरी, पहुंच गए। पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, फोटो वोटो कोई नहीं जानता था उनका कौन है ये। तो 10 मिनट के बाद ही पूरा काफिला आता है, पूरे थाने को सस्पेंड किया जाता है वहां पे। वो सस्पेंड करने के बाद पता लगता है कि ये तो चौधरी चरण सिंह थे। तो देश के एक ऐसे नेता जो किसानों के मसीहा रहे हैं, वो चौधरी चरण सिंह हैं। अब उनके जो आप देख सकते हैं आगे की पीढ़ी इतनी बढ़िया नहीं है, जो है मैं कह नहीं सकता हूँ। तो
अच्छी नहीं है, लेकिन चौधरी चरण सिंह वाकई में एक नेता कहलाने लायक थे। ऐसे बहुत नेता हैं हमारे देश के, हैं, उनकी स्टोरी किसी दिन सुनाऊंगा तुम्हें। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेनुअन एक तरह के आदमी। उनकी माताजी, एक बार मैं इनकी स्टोरी पढ़ता हूँ यार, बड़ा अंदर से मतलब फीलिंग आती है कि हाँ वाकई में व्यक्ति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार बहुत बड़े मंत्री थे। कौन मंत्री थे बताओ जरा, बताएंगे कौन से मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल? फटाफट बताओ, आपको पता हो तो कौन से मंत्री थे, फिर मैं बताता हूँ उनके बारे में एक स्टोरी मुझे याद आ गई। देखो कह रहा क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। इस क्वेश्चन को कर लो, फिर मैं सुनाता हूँ एक स्टोरी और। क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? कह रहा है कि नहीं। निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ आरक्षण दे दो कि भैया गरीब है तो इसको जो थोड़ी फायदा मिल जाएगा, है ना, और ये अमीर है तो इसको कम फायदा मिलेगा। ऐसा बताओ, बताओ ना सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, सर्च करके बताओ जल्दी से, पता हो तो। क्या निजी क्षेत्रों में भी कमजोर वर्गों के आरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए? तो कह रहा है कि नहीं, निजी क्षेत्रों के प्रबंधन इस प्रश्न को तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं तैयार होगा भाई? गृह मंत्री, देखो पुष्पा ने बिल्कुल सही आंसर किया, ठीक, घर मंत्री बहुत बढ़िया। तो मैं बताऊंगा उनकी स्टोरी। तो नहीं, निजी क्षेत्र के प्रबंधन इस प्रश्न पर तैयार नहीं। क्यों नहीं होंगे भाई? कोई तर्क दो ना, ये तर्क थोड़ी है। हम कोई चीज लागू करना चाहते हैं कि वो तैयार नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? वही हो गया, तैयार नहीं होगा, गलत बात है, ये गलत बात है, तैयार नहीं होगा। सरकार कोई चीज लागू कर रही है, तैयार होना पड़ेगा, मजबूरी है जी, ठीक है। चलो आगे देखिए। हाँ, यह कमजोर वर्गों की आर्थिक स्थिति में काफी हद तक सुधार लाएगा। आप सोचिए प्राइवेट सेक्टर में भी आपको गरीब लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलेगा तो गरीबों को फायदा ही होगा, ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मीनू, तो बिल्कुल सही बात है, कमजोर वर्ग के लोगों का फायदा होगा, दूसरा सही है। चलो इस प्रश्न का आंसर करना, फिर मैं एक स्टोरी बताता हूं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल बेशक गृह मंत्री थे या और भी नेता रहे हैं वो कई बार, लेकिन वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। कैसे? एक बार उनकी माताजी को नहीं पता था कि गृह मंत्री है लड़का हमारा, है ना, तो ऐसे स्टेज पे उनकी माताजी आ गई, बिल्कुल बुजुर्ग माताजी थी, ऐसे पैर को लंगड़ा कर चल रही थी, पैर थोड़ा ठीक नहीं था उनका। आई, आकर के खड़ी हो गई। अब गृह मंत्री जी जो है स्टेज पर खड़े हुए थे, तो बोले माता जी को देख करके पहुंचे माता के पास कि माता जरा इधर आओ, टेंट के पीछे आओ, जरा आपसे बात करनी है। क्या बेटा बता क्या बात करनी है? कि माता आप जो चली जाओ यहाँ से। क्या क्यों? कि यहाँ गृह मंत्री साहब आने वाले हैं और आप जो है यहाँ क्यों खड़ी हैं? कि अच्छा आप आएंगे, वो गृह मंत्री साहब आएंगे तो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। कि अच्छा ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ और तू आ जाना टाइम से। कि ठीक है। तो अब माता जी चली गई। अब जब पूरा भाषण कंप्लीट हो गया तब उनसे पूछा गया कि आपकी माता जी आई थी, आपने वापस क्यों भेज दिया? कि मैंने इसलिए वापस भेज दिया कि कहीं उनको ये पता लग जाए कि मेरा बेटा गृह मंत्री है या और मिनिस्टर है कोई, तो फिर उनकी जो भावना है मेरे प्रति अलग हो जाएंगी। वो समझेंगे कि फिर उनके अंदर एटीट्यूड हो जाएगा कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री है, और फिर दो चार लोगों के काम भी लेकर के आ सकती हैं वो। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी काम मेरे पास ऐसा आए कि जो मेरे घर परिवार वाले या मेरे जानने वाले लेकर के आए। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो उनकी ये सोच थी। एक बार बच्चे थे उनके, बच्चों ने कहा कि जी पिताजी आपके तो छोटे छोटे मंत्रियों के बेटे गाड़ी में आते हैं और हम ऐसे ही जा रहे हैं, घोड़ा तांगे से टांगा हुआ करता था उससे भेजते थे, जाओ हम इससे जाते हैं, ये तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, आप इसमें भी भेज सकते हो हमें। तो वो बोलते हैं अपने बच्चों से कि बेटे ये गाड़ी तुम्हारे पिता की नहीं है। कौन कह रहा है तुम्हारे पिता की गाड़ी है? ये देश के होम मिनिस्टर की गाड़ी है। और पिता मैं हूं तुम्हारा, पिता तुम्हारा होम मिनिस्टर नहीं है। मैं पिता हूं तुम्हारा, ये गाड़ी होम मिनिस्टर की है। और मैं एक आम आदमी हूं, देश का होम मिनिस्टर हूं, तुम्हारा तो मैं पिता हूं, केवल मैं होम मिनिस्टर हूं और कुछ नहीं हूं। होम मिनिस्टर नहीं हूं मैं तुम्हारे लिए, देश के लिए होम मिनिस्टर हूं। तो मतलब ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति थे। उनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ाया नहीं जा रहा। पढ़ाया किसके बारे में जा रहा है? जिन्होंने कुछ नहीं करा ऐसे लोगों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। आपसे कह रहा है क्या कम उम्र के युवाओं द्वारा जाने वाली शराब से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए शराब कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। कह रहा है आपसे क्या कम उम्र के युवाओं द्वारा की जाने वाली शराब से जुड़ी दुर्घटनाओं के लिए शराब कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? तो तर्क क्या कह रहा है? कह रहा है हाँ,
वे शराब पीने के परिणामों का विज्ञापन नहीं देते। भाई साहब गलत बात है। परिणामों का देते तो हैं, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं देते, दोनों गलत हैं। तर्क देते तो है, वहां लिखा होता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। सेरिबेलम को कर देती है बेकार, हिलने डुलने लग जाते हैं, है ना। नशे में क्या मजा है, नशे में कहते हैं ना, मूर्ख लोग कहते हैं कुछ मजा नहीं है नशे में। आगे देखिए, कह रहा है नहीं, जाली पहचान पत्र और लाइसेंस आसानी से मिल जाते हैं जिससे युवाओं को शराब मिल जाती है। अब बताइए यार, ये क्या है, लाइसेंस की जरूरत होती है तुम्हें ना, किसी चीज की जरूरत ना, दारू लेने के लिए पहुंच जाओ ऐसे ही मिल जाएगी तुम्हें। गलत है, दोनों गलत है, बोथ आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया? जल्दी से बताओ, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नहीं, दस्तावेज की जब कहानी आएगी तो दस्तावेज जाली भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर और कार्रवाई होगी उसकी, उसके बारे में आप फिक्र ना करें। मधुशाला बुक है, अरे ऐसे तो कितनी बुक है भाई, हर चीज की बुक मिल जाएगी तुम्हें। काला जादू की बुक मिल जाएगी बेटे, वश में करने का भी हो जाएगा तुम्हें, वश में करने के लिए भी किताब मिल जाएगी, है ना। जानते हो, बस में धोखा खाए लोग मिले, प्यार में धोखा खाने वाले लोग मिले, तो इलाज सबका है, ये भारत देश है, हर चीज का इलाज है। चलिए इसका आंसर दीजिए, अब शेयर कर दीजिए एक बार, कहाँ कहाँ लगे मिलते हैं बिछड़ा प्यार। यहां से इस नंबर पे कांटेक्ट करें, पाए अपना बिछड़ा प्यार। देखे तुमने सड़क पे लगे हुए, और वो कहाँ लगे होते हैं, बस स्टैंडों पे। क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कानून होनी चाहिए कि बच्चे बूढ़े माता पिता को गुजारा भत्ता दें? बताओ जरा, पढ़ो इसको, जल्दी से बताओ। बोलो। कुछ नहीं होगा। देखो, क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कानून होना चाहिए कि बच्चे बूढ़े माता पिता को गुजारा भत्ता दें? तो कह रहा है कि हाँ, बूढ़े माता पिता की उनके नजदीकी परिवार द्वारा अपेक्षा और दुर्व्यवहार की समस्या पर परिणाम बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है भैया, शादी होते ही भूल जाते हैं कि माता पिता भी कुछ थे, ज्यादातर लोग। थैंक यू भाई। लल्लन टॉप बता रहे हो, चलो। हिंदी की क्लास यूट्यूब पर चलती है, प्रैक्टिस। अच्छा देखो, अभी ये क्या है, शादी होते ही भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हो, कारण है उसका भूलने का भी भाई। आप, अभी मैं मजाक वाली बात कर रहा हूँ, आप दिल पे मत लेना। आप सोचिए, अब शादी होती है आपकी यार, 18 साल कम से कम उम्र होगी तभी शादी होगी, और नहीं तो आजकल तो क्या होता है, 26 साल तक की उम्र में जाके शादी होती है ना। अब माँ बाप तो तुरंत मिल जाते हैं, पैदा होते ही माँ बाप मिल जाएंगे, तो जो तुरंत मिल जाएगा उसकी आपको फिक्र क्यों होगी मेरे भाई। ये तो यार 26 साल तक इंतजार करे, जब जाके तो तुम्हें वाइफ मिलेगी, तो माँ बाप को तो भूलना निश्चित है ना बेटे। लेकिन इन्होंने जन्म दिया है, इनको नहीं भूलना है तुम्हें, मत भूलिए इसको भी, लेकिन ये भी सबसे जरूरी ये है, इनसे भी ज्यादा जरूरी है ये। कहते हैं ना कि सर इसके लिए तो हमने 26 साल तक इंतजार किया है, माँ बाप तो फिर मिल जाएंगे मरने के बाद, तो बेटे जन्म भी तो उनसे मिलेगा तुम्हें, नहीं तो ऐसे ही पड़े घूमोगे कहीं। 18 नहीं 28, हाँ तभी तो देखो अंकित समझ गया, समझ जा, सुधर जा सुधर जा। कह रहा है कि नहीं, इस कानून की क्रियान्वित करने के लिए लागत बहुत अधिक होगी ना, गलत बात है, गलत बात है। कोई भी कानून लाने के लिए ये नहीं है कि अधिक पैसा लगेगा, पैसे की कोई जरूरत नहीं होती कानून में बहुत ज्यादा, ठीक है जी। पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, ठीक। चलो, तो आज के लिए ये 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का नाम है गुरु पीडीएफ, गुरु पीडीएफ। इस टेलीग्राम पे आप जो है चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और दूसरा टेलीग्राम जो हमारा ऑफिशियल है वो कंपटीशन गुरु के नाम से है, उस पर भी देख सकते हैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अरे औरत सभी ठीक होती हैं, बस आदमी को भी ठीक होना चाहिए ना। अब आप खुद तो प्यार करते नहीं हो, अपेक्षा किसी से करोगे वो हमसे प्यार करे, गलत। आप खुद भी प्यार कीजिए, सामने वाला प्यार करेगा, है ना।
कभी हम अकेला ही व्यक्ति गलत नहीं होता है, दोनों तरफ से गलतियां होती है, और जो अकेला ही गलत होता है मूर्ख होता है इंसान, वो जीवन में समझ नहीं पाता सही गलत को। अच्छा, होते हर तरह के हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली बच्चे दोनों तरफ से गलतियां होती हैं, समझिए। चलो, थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे। अगर आपको स्पेशल बैच लेना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे जरूर होगा।